नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में। दोस्त इस क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के जो प्रश्न लगा रहे थे दूरी के फार्मूला यानी डिस्टेंस पर, उसके अगले टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में दोस्त? निर्देशांक ज्यामिति में जो दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकाल रहे थे उस पर कुछ हम लोग प्रश्नों को देखें। अब उसके आगे की टॉपिक्स जो होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आगे की टॉपिक्स है क्या जो दोस्त? आगे की टॉपिक है विभाजन सूत्र। क्या दोस्त? विभाजन। अब विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजन माने बांटना, यानी यहाँ बांटने वाला सूत्र प्रूव करना है और हम उसको बारे में जानेंगे। तो कहेंगे सर क्या बांटा जाएगा? ठीक है, तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, विभाजन सूत्र यानी जो बांटने वाला सूत्र है वो है किसी रेखा को दो भागों में बांटने वाला सूत्र। यानी यदि कोई रेखा होगी, अब उसे हम दो भागों में बांटेंगे। किस प्रकार बांटा जाएगा? जिस प्रकार प्रश्न में कहेगा उस प्रकार। ठीक है, तो दोस्त बता देते हैं, रेखा को दो भागों में बांटने के लिए दो सूत्र मुख्य रूप से बताया गया है। ठीक है, और उन्हीं दोनों सूत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं दोस्त, विभाजन सूत्र जो होता है, क्या? विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र के बारे में जाने तो जो विभाजन सूत्र है वो मुख्यतः दो प्रकार के हैं। कितने का प्रकार के? मुख्यतः दो प्रकार के व्याप्त हैं। व्याप्त का मतलब दिया गया है। हमारे सिलेबस में विभाजन सूत्र कितने प्रकार के? दो प्रकार से। अब वो दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला क्या है लिखेंगे? पहला है आपका अंतः विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र दोस्त? अंतः विभाजन सूत्र। और दूसरा क्या है? बाह्य विभाजन सूत्र, यानी बाहर की तरफ कटने वाले रेखा का सूत्र। दोस्त अंतः माने होता है अंदर और बाह्य मतलब होता है बाहर। यानी कहने का सेंस ये है कि किसी भी रेखा को, जैसे ये अंतः वाला क्या है? अंतः वाला है, जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है ए बी, इस बिंदु के निर्देशांक दिया रहेगा और बी वाले भी बिंदु के निर्देशांक दिया रहेगा। इस रेखा को अंदर काटने वाला कोई बिंदु होगा, यानी अंदर कहीं भी काटेगा, इसके अंदर मान लीजिए यहाँ बिंदु काट दिया तो इसे हम कहेंगे अंतः विभाजन सूत्र। तो इस बिंदु का मान हमें निकालना होगा। ठीक है सर, बाह्य विभाजन क्या होगा? अब बाह्य विभाजन की बात करें तो जैसे कोई रेखा है, मान लीजिए यही ए और बी। ठीक, अब हमें एक ऐसा बिंदु खोजना होगा जो बाह्य होगा। बाह्य मतलब बाहर, यानी इस रेखा के बाहर एक बिंदु खोजिए। तो इस रेखा के हम बाहर जाएंगे दोस्त, तो मान लीजिए ये बिंदु P यहाँ। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमें दिया रहेगा कि कोई दो बिंदु से जाने वाली रेखा है जिसका निर्देशांक को देगा और कहेगा इसके अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक बताइए, यानी जो बिंदु अंदर इसको काट रहा है उसका मान बताइए। या दो बिंदुओं से होकर रेखा जाती है जिसका निर्देशांक ए और बी का मान दिया, कहेगा बाह्य विभाजन का बिंदु निकालिए, यानी इस रेखा को बाहर की तरफ कटता हुआ एक बिंदु होगा जिसके मान को हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि सर हमारे प्रश्नावली जो अगली चीज स्टार्ट होगी उसमें किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो अगली प्रश्नावली में दोस्त यही है विभाजन सूत्र। विभाजन माने होता है बांटना अर्थात काटना। तो दो रेखा में बांटेंगे तो कट जाएगी तभी बांटेंगे। और बांटने के दो प्रक्रिया हो सकती है, रेखा को अंदर अंदर बांट देना अर्थात काटना, या रेखा को बाहर से काटना। ठीक है, तो चलिए इन दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्त अंतः विभाजन सूत्र के बारे में हम जानेंगे। अंतः विभाजन फार्मूला है क्या, कैसे मान को ड्राइव करेंगे। ठीक, तो हमारा हेडिंग होगा अंतः विभाजन सूत्र, यानी रेखा को जो अंदर काटने वाला बिंदु है उसका फार्मूला। कौन सा दोस्त? अंदर। ठीक है,
तो दोस्त आपको करेगा क्या, कोई दो बिंदु होगा, क्या होगा, दो बिंदु। तो यदि बिंदु ए x1 कामा y1 तथा बिंदु बी x2 कामा y2 है, तो दोस्त हमारे पास दो बिंदु से जाएगी रेखा, दोनों बिंदु का निर्देशांक देगा। तो पहले बिंदु में पहला x पहला y और दूसरे बिंदु में दूसरा x दूसरा y, क्योंकि हर एक बिंदु में एक मान भुज का यानी x का और एक मान कोटि का यानी y का, अर्थात हर एक बिंदु में x और y होते हैं। पहला बिंदु है तो उसमें पहला x पहला y और दूसरा बिंदु है तो उसमें दूसरा x दूसरा y। ठीक, चलिए अब ये दो बिंदु दोस्त हमारे पास पता है, इनको कोई भी बिंदु अंदर काटेगा इसके निर्देशांक बताना है। तो पहले दोस्त अगर ये बिंदु कोई भी होगा तो चतुर्थांश से बन के आएगा, यानी चतुर्थांश में जरूर प्रवेश किया होगा, बिल्कुल। तो इसको हम क्या करेंगे, चतुर्थांश के अंदर प्रवेश कराएंगे। तो चलिए दोस्त x अक्ष y अक्ष, इधर x अक्ष है, इधर धनात्मक दिशा x का, ऊपर y अक्ष और नीचे y अक्ष के ऋणात्मक दिशा। हम इधर कहेंगे सर इधर वाली बात क्यों नहीं लिखा, इधर वाले का कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि दोनों बिंदु हम लोग प्लस प्लस लिए हैं, तो दोनों बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होंगे और प्रथम चतुर्थांश ये है। ठीक है, तो दोस्त यदि हम देखें तो बिंदु ए जो है मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे हमने बिंदु ए को माना और इसका निर्देशांक क्या है, x1 कामा y1, बिल्कुल। बिंदु बी जो होगा कहीं और होगा, तो हमने माना यहाँ है कि जो बिंदु बी है वो यहाँ है और इसके निर्देशांक x2 कामा y2। क्या इसमें कोई दिक्कत, कहेंगे सर कैसे, हम जानते हैं किसी भी बिंदु को चतुर्थांश में ड्राइव कराने के लिए हमें x अक्ष पर दूरी चलनी होती है और y अक्ष पर। तो जब ये बिंदु गया होगा तो यहाँ x अक्ष पर गया होगा इतनी दूरी, बिल्कुल, और y अक्ष पर गया होगा इतनी दूरी, इसमें कोई शक, यानी ये दूरी x अक्ष पर और ये दूरी y अक्ष पर, तो x1 जो हमारा चला होगा ये वाला दूरी चला होगा, ठीक, और y1 जो गया होगा ये ऊपर गया होगा, बिल्कुल क्लियर है। तब जाके ये दोनों बिंदु क्या किए होंगे, यहाँ बिंदु ए पर टकराए होंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर ये बिंदु यहाँ गया है तो पहले x अक्ष पर यहाँ तक गया होगा, फिर इसके बाद हमारा ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले ऊपर से ड्रा कर देते हैं, बिल्कुल। तो क्या यहाँ पर दूरी हमारे पास x2 गई होगी, सर बिल्कुल x2 गई होगी, तो यहाँ हमने क्या किया, x2 कर दिया, ठीक है। इस रेखा को थोड़ा x को बढ़ा देते हैं, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ तक, अब हमने यहाँ क्या रख दिया, बिंदु M और यहाँ जो कटा है बिंदु N, बिल्कुल, ठीक है। अब दोस्त अब ये बताइए, जब ये x अक्ष पर गया और y अक्ष पर गया होगा तो y अक्ष पर हमारे साथ ये दूरी गया होगा, कटा होगा, यहाँ से चला होगा, बिल्कुल सर। अब ये वाली जो दूरी है सर ये हमारे पास कितनी है, y2, कहाँ से लेके कहाँ तक, जहां से बना है वहां तक, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हम ये दोस्त देखें कि जितनी y2 ये थी वही तो हमारे पास ये थी, हाँ। चलिए खैर वो हो गया, पहले हम दोनों बिंदु को यहाँ पे ड्रा करा लिए, दोनों बिंदु हमारे चतुर्थांश में चले गए। अब दोस्त दोनों बिंदु से एक रेखा बनेगी, बिल्कुल, और कह रहा है क्वेश्चन में कि इसी रेखा को अंदर विभाजित करने वाला बिंदु, ठीक है। अब ये रेखा है, इस रेखा को हमें, इस रेखा के अंदर कोई एक बिंदु है जो इन दोनों, इस रेखा को दो भागों में विभाजित कर देता है। अब दोनों भाग की दूरी कितनी है ये कोई पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ जो है ये बिंदु P है, इसको काटा है, ठीक। अब बताएं जब ये बिंदु P है तो कोई भी बिंदु होगा तो उसमें x y का मान होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हमने मान लिया कि जो बिंदु P काटा है ये हमारा x है और y है, यानी निर्देशांक इसके क्या हो गए, x कामा y। तो हम अगर ये देखें कि सर यदि ये x है तो बताओ ये भी बिंदु तो x अक्ष और y अक्ष से भ्रमण करके ही तो गया होगा, बिल्कुल सर। और जब ये भी बिंदु x अक्ष और y अक्ष से भ्रमण करके जाएगा तो यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त हमको ये देखना है कि एक बिंदु यहाँ हमें दिया था, एक बिंदु यहाँ दिया था,
और उस बिंदु के अंदर कोई एक बिंदु खोजना था जो रेखा को काट रहा है। ठीक है, अब ये रेखा को काट रहा है, तो क्या ये पता है कि रेखा को कितना कितना भाग में काट रहा है? नहीं कट पता है। तो दोस्त यदि नहीं पता है तो हम AP को मान ले रहे हैं कि M1 दूरी पर काट रहा है और BP जो है M2 दूरी कट रहा है। कितना कट रहा है? M2। ठीक है, यानी इसका रेशियो AP और BP का जो अनुपात है उसको हम M1 और M2 कह दिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों किया? क्योंकि सर जब कोई रेखा ये है, मान लीजिए बिंदु A यहाँ है और B यहाँ है, तो अब यहाँ कोई एक बिंदु P कटा तो इसको कुछ ना कुछ तो दूरी काटेगा, बिल्कुल काटेगा। और जब नहीं पता है तो यहाँ की दूरी हमने यहाँ तक M1 और इधर से मान लिया M2। यही हम प्रोसेस इसमें अप्लाई किए। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। दोस्त अगर हम ये देखें कि ये वाला बिंदु और ये वाला, तो क्या ये बिंदु की रेखा इधर भी तो जा सकती थी, यानी बढ़ा सकते हैं, और इस बिंदु की भी रेखा इधर हम बढ़ा सकते, बिल्कुल क्लियर। और जब ये बढ़ा दिए तो दोस्त यहाँ पे क्या हो गया, बिंदु Q, और यहाँ हमने नाम रख दिया बिंदु R। और ध्यान दीजिए जो एक बिंदु यहाँ कटा इसका भी नाम रख देते हैं T, चाहे S P Q M N जो भी रखना है आप रख दीजिए। अब यहाँ हमने रख दिया, यहाँ यानी यहाँ M A P B Q R, और इसके बाद यहाँ जो हम रखें S। ठीक, और दोस्त ध्यान दीजिए इधर भी बिंदु कटा है, इसका बिंदु का नाम रखे T, और इस बिंदु का नाम रख दिया CQ। N तो रख ही गया है, हम इस बिंदु का नाम रख देते हैं E, और इस बिंदु का नाम रख देते हैं F। ठीक है, नाम रखने में कुछ नहीं, यानी हमने नाम को जिक्र कर दिया। ठीक, चलिए ये नाम हमने दोस्त रखा, और तीनों बिंदु, दो बिंदु किनारे दिए थे, एक बिंदु हमको खोजना था, इसके बारे में हम देखें। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो बाकी बात हम लिखेंगे। क्या सर? अब ध्यान दीजिए ये जो x2 है थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। कहेंगे क्यों? तो अभी पता चलेगा आपको कि कहां से कहां तक दूरियां आ रही हैं। ठीक, अब बताइए दोस्त, अगर हमको AR वाली दूरी देखें तो यहाँ तक बिंदु क्या गया है सर? यहाँ वाला बिंदु XY गया है, यानी A वाली जो दूरी थी सर X से लेके O तक ही X था। बिल्कुल क्लियर। क्यों था? क्योंकि सर ये बिंदु भी तो P वाला जो था वो X दूरी गया, उसके बाद Y पर O चला गया। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से ये दूरी देखें, O से E ऊपर कितना गया, यानी बिंदु P, तो बिंदु P हमारा ऊपर गया Y, तो जो Y गया Y अक्ष पर चल के आया होगा, बिल्कुल, और ये हमारा मूल बिंदु था। तो जब Y अक्ष पर चल के आया होगा तो यहाँ तक की दूरी हमारी क्या थी सर? Y है। इसमें कोई शक तो पूछेंगे नहीं सर। ठीक है, आप सभी के बारे में दोस्त हम बताएंगे। चलिए लिखेंगे चित्र में, बताइए O से लेके N तक, ON बराबर कितना था सर? X1। ठीक है, O से लेके S तक, O से लेके X तक था सर X, बिल्कुल सही। अब आप ये बताइए कि O से लेके S तक X है और O से लेके N तक X1 है, तो अगर केवल हमको NS चाहिए, इतनी दूरी, सिर्फ और सिर्फ इतनी, तो जो ये दूरी होगी सर, ये पूरा दूरी से आगे वाली दूरी हट जाए, यानी कहीं हमको ये पूरी दूरी दिया है और हमको सिर्फ ये वाली दूरी चाहिए, इतना की आवश्यकता है। तो अगर हम पूरे इस दूरी में से आगे वाली दूरी यहाँ तक निकाल दे इधर का, तो उधर का बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। जब इधर का मान बचेगा तो हम वही कर रहे हैं कि जो हमारे पास NS आ रहा है सिर्फ N से लेके S तक, तो हमारे पास जो NS आ रहा है वो पूरा हमारा है OS में से घट जाएगा ON। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अर्थात NS की जो मान निकल के आ रही है दोस्त, ये पूरा से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा X माइनस X1। बिल्कुल क्लियर। अब हमारे पास क्या है सर? यहाँ तक चले गए। अब बताइए हमको O से लेकर M तक भी तो बिंदु पता है, बिल्कुल पता है, यानी OM बराबर हमारे पास है X2। इसको भी भर दिया, बिल्कुल भर दिया। आज जब इसको भी हमने भरा तो बताइए O से लेके M तक तो हमारे पास X2 है, लेकिन यदि हमें इस त्रिभुज की बात करें, इसकी दूरी चाहिए SM की, ठीक, तो SM की जो दूरी बनेगी
तो पूरा OM से लेकर उसके आगे हट जाए, ठीक है। यानी कहीं से भी बात होगी, अगर हमको टोटल दूरी पता है और उसमें से आगे का या पीछे का कुछ पार्ट हट जाए, तो जिधर का हटेगा उसके विपरीत साइड का मान बचेगा, बिल्कुल। यानी O से लेकर अगर M तक हम देखें तो पूरी दूरी x2 है, और O से लेकर x तक पूरी दूरी x है, इसको निकाल देंगे तो SM बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच जाएगा। यानी जो SM आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है OM से OS को घटा के। बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब दोस्त एक चीज और देखेंगे हम, जो NS है, N से लेके S तक, यही दूरी हमारी ऊपर दिख रही AR, तो जो NS था इसको हम AR के बराबर भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि सर इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। चलिए अब आगे हम चलते हैं। आगे क्या है सर? SAM की तो दूरी निकल गई, निकालने जा रहे हैं। तो सर आप बताओ SAM बराबर हमारे पास क्या आ रहा है? OM। O से लेके M तक हमारे पास दूरी है x2 और निकल जाएगा OS, तो ये निकल रहा है x। बिल्कुल क्लियर। आप क्या बताएं, जितना SAM था वही समांतर रेखा चली गई PQ, तो क्या ये दोनों SAM और PQ बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। यानी SAM के बराबर PQ भी हमारे पास है। बिल्कुल क्लियर, ये बात आपको समझ में आई होगी। कैसे सर? इसको हमने मान में जब अप्लाई किया तब। अब हम x अक्ष पर की पूरी बात जान चुके हैं, बिल्कुल जान चुके हैं। और जब x की पूरी बात जान चुके हैं तो दोस्त हर एक बिंदु में y भी होता है, तो y अक्ष की भी पूरी दूरियां को खोजें। बिल्कुल खोजेंगे। y अक्ष पर देखिए O से लेके T तक, पहले ये दूरी आई है ये वाला, तो O से लेके सर T तक वही दूरी हमारे पास AN चल रही थी, ठीक है। तो यही दूरी हमारे पास AN, और इसी को हम कह सकते हैं RS। अगर जरूरत पड़े तो लिख देते हैं सर RS। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, उतना ही दूरी ये, क्योंकि समांतर रेखा गई है, ठीक है। ये है कितना सर? O से लेके T तक हमारे पास y1 है। कितना है? y1 है। बिल्कुल क्लियर। अब O से लेके हमारे पास E तक गया है। कहां तक गया है? O से लेके E तक। तो O से लेके जो E तक है वही दूरी और कहीं देख लीजिए इसके समांतर। हाँ सर, यहाँ PS तक। क्या है? PS। तो OE बराबर PS, OE बराबर PS कितनी आ रहा है सर? Y आ रहा है। कितना आ रहा है? Y आ रहा है, बिल्कुल। अब ये बताइए कि जब सर जी O से लेके E तक यहाँ तक पता हो गया, इसके नीचे का पता हो गया, तो पूरा मान में से नीचे वाला मान घटा देंगे OT, तो क्या ET बच जाएगा? बिल्कुल। और ET किसके बराबर होगा सर? PR के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अर्थात सर हम जब ET निकालेंगे तो ET बराबर हमारे पास आएगा OE माइनस OT, OE माइनस OT। बिल्कुल क्लियर है। अब जो ET निकल के आ रहा है वो आ रहा है OE, OE का मतलब हमारे पास है Y, अब माइनस के Y1, माइनस के Y1 नीचे का घट जाएगा, और यही दोस्त ET किसके बराबर आ गया? PR के। अर्थात इसका मान क्या हो गया? PR। तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। अब दोस्त हम देखें तो E तक गए O से लेके, ठीक। पुनः अगर O से लेके F तक पहुंचे तब, तो सर O से लेकर अगर F तक हम देखें तो शुरू से अंत तक ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोस्त y2 थी, और ये दूरी हमारे पास और किसके बराबर जा रही है सर? BM के बराबर जा रही है। किसके बराबर जा रही है? BM के। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ रहा है सर? y2 आ रहा है। क्या निकल के आया? y2 आ गया। बिल्कुल क्लियर है। और जब ये BM बराबर y2 है, तो आप बताइए पूरी दूरी पता हो गई। अगर इसके नीचे का OE निकाल दें तो नीचे का मान निकालेंगे तो क्या FI बचेगा? बिल्कुल बचेगा। और FI किसके बराबर जा रहा है सर? BQ के बराबर। तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल। अर्थात हम ये बात लिखे कि सर FI कितना आ रहा है, और वही आएगा सर किसके बराबर? BQ के बराबर। कितना सर? पूरा मान में OF से, पूरे मान OF से अगर हम घटा दें किसको? OE को। किसको घटाएंगे सर? OE को। यानी टोटल मान में से इसके नीचे वाला मान घटे तो ऊपर का मान बच जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अब बताइए जो FI बराबर BQ हमारे पास आ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास पूरा में से OF को घटा। OF हमारे पास क्या था
सर y2 और हमको OE निकालना है सर, क्या है इसका y। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यानी जितनी बार जरूरत पड़ी उतनी बात हम लोग दोस्त निकाल चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पूरी जितनी दूरी हम भरे हैं एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर बिंदु को दिखा के सबकी पहचान और सबकी बात सबका मान हम लोग निकाल चुके हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त हमको ये बताइए, क्या ये वाला जो बिंदु आर है 90 डिग्री का कोण बनाएगा और क्या ये वाला बिंदु क्यू भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा? कहेंगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि ये जो बिंदु है एक्स अक्ष और वाई अक्ष से टकरा के चल रहे हैं, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष को मिलान से चल रहे हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कितने अंश पर काटते हैं? 90 अंश पर। तो जो भी बिंदु एक्स और वाई का है वो जहां से टकराएंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बिल्कुल। तो आप बताइए, जब 90 डिग्री का ये भी कोण है और 90 डिग्री का कोण ये, यानी 90 अंश का ये भी कोण और 90 अंश का ये भी कोण जा रहा है। बिल्कुल। तो हम ये देख रहे हैं, हमें ये पता है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या ये वाली रेखा ए आर, चित्र से अगर हम देखें तो चित्र से हमारे पास जो रेखा ए आर है वो समांतर जा रही है बीक्यू के, नहीं सॉरी पीक्यू के। किसके? पीक्यू के। बिल्कुल, क्योंकि ए आर जिस प्रकार से ऐसे सीधे निकल जाएगी और बीक्यू भी इससे सीधे निकल जाएगी, कहीं भी ये दोनों रेखाएं आपस में कटेंगी नहीं। ठीक है, उसी प्रकार अगर दोस्त हम देखें इधर पीएस को और बीएम को, तो ये वाली भी रेखा तो समांतर जाएगी, जहां भी जाएगी कहीं भी जाएगी समांतर जाएगी। बिल्कुल, यानी ए आर और पीक्यू जो समांतर गया है उसी प्रकार हमारे पास पीएस और समांतर गया है बीएम, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप दोस्त ये बताइए कि जब ये रेखाएं सब समांतर जा रही हैं और इसमें कोण 90 अंश का है, तो हम एक नियम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हैं, क्या दोस्त याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें 3 प्रकार के कोण बनते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, एक ही तरफ के अंतः कोण। ठीक, लेकिन बात क्या है ये समझना है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं, दूसरा एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, और तीसरा एक ही तरफ के जो अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। इसके बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जब दो समांतर रेखा जा रही है, इसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो दोस्त संगत माने साथ का, संगत माने साथ का, ध्यान दीजिएगा, और एकांतर माने अंतर, एक ठो नीचे का दाहिने साइड तो ऊपर का बाएं साइड। तो फिलहाल में हमको संगत कोण जानना है। संगत कोण जैसे ये रेखा है, ये रेखा समांतर गई थी, अब ये रेखा काट रही है तो इसी रेखा के ऊपर इस रेखा के साथ, तो उसी तरह इसी रेखा के ऊपर इस रेखा के साथ जो कोण होगा उसे हम संगत कोण कहते हैं और वह बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। तो अगर हम इस देखें त्रिभुज ए आर पी, त्रिभुज ए आर पी तथा त्रिभुज पी क्यू बी में, किसमें? त्रिभुज पी क्यू बी में अगर इसमें दोस्त हम बात करें तो हमें बताइए, ये रेखा और ये रेखा समांतर जा रही है, ये रेखा और ये रेखा, तो क्या ये रेखा आके तिरछी काट रही है? बिल्कुल। जब ये रेखा तिरछी काट रही है, ये दोनों समांतर जा रही हैं, इस तिरछी रेखा और समांतर के साथ ये कोण, ऐसी तिरछी रेखा और समांतर के साथ ये कोण, यानी बिंदु P का और बिंदु A का दोनों कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर रेखा को तिरछी रेखा काटी है, दोनों उसी के साथ ऊपर है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। बिल्कुल। अब यहाँ लिख सकते हैं कि कोण PAR, कोण PAR बराबर है कोण BPQ के, कोण BPQ। और दूसरी बात सर, कोण PRA या ARP, तो कोण PRA बराबर होगा BQP के। किसके दोस्त? कोण BQP के। क्यों बराबर है? सर ये दोनों 90 अंश हैं। और ये वाला क्यों बराबर था? सर यहाँ लिख सकते हैं संगत कोण। क्या लिखेंगे? संगत कोण। तो आप हमको ये बताइए, याद रखिएगा तर्क,
कि जब किसी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो जब दो ठो बराबर है तीसरा दोनों का शेष बचेगा बराबर। ठीक है, तो दोस्त यहाँ से हमारे पास दो कोण बराबर हो गए तो लिख सकते हैं ए ए समरूपता से। ए समरूपता की कसौटी हम लोग लेसन नंबर 6 में पढ़े हैं, समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रिंगल के बारे में, कि जब भी कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके दो संगत कोण बराबर होंगे तो समरूप कहला देंगे। अगर ए समरूपता से हम देखें तो त्रिभुज हमारे पास जो ए आर पी बना है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू बी के। ठीक है दोस्त, ये बात हम लोग, ये चिन्ह किसका है? समरूप का। ठीक है, ऐसे कर्व करके ऊपर चला गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, समरूप त्रिभुज की परिभाषा होती है, या समरूप बहुभुज या कोई भी बहुभुज, दो बहुभुज आपस में समरूप होते हैं यदि पहला कंडीशन उनके सभी कोण यानी संगत कोण बराबर हो, और दूसरा रेशियो होता है दोस्त, सभी भुजाओं का अनुपात नियत होगा। क्या होगा? सभी भुजा का अनुपात नियत होगा। यानी कभी भी दो आकृतियां, बंद आकृति दोस्त, आपस में समरूप है तो याद रखिएगा उनके संगत सभी कोण आपस में बराबर, असंगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। तो दोस्तों कोण वाली तो बात हम लोग कर चुके हैं, दिख ही रहा है बराबर है, तो हम अनुपात की बात भुजा में लगा सकते हैं। अर्थात हमारे पास क्या तर्क निकल के आया? ससंगत भुजा, यानी जो त्रिभुज इसका है वही त्रिभुज उसका, जिसके साथ ये भुजा जा रही इसकी उसी प्रकार की वो भुजा। भुजा का मतलब ये है कि यदि दोनों त्रिभुज समकोण है तो कर्ण कर्ण से बात करेगा, लंब लंब से बात करेगा, और आधार आधार से। तो इसका कर्ण क्या है? इसका कर्ण है सर एपी, और उसका कर्ण क्या हो जाएगा सर बीपी, बराबर रेशियो देगा आधार ए आर, इसका आधार देगा पी क्यू, बराबर ये इसका लंब है पी आर, उसका लंब है बीक्यू, लंब है पी आर, इसका लंब है बीक्यू होगा। यही दोस्त हमारे पास क्या है? समरूप त्रिभुज की बात। ठीक, ये समरूप त्रिभुज की कसौटी है। ठीक है, और ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, और जब ये मान दोस्त निकल के आया तो क्या हम इसमें सभी मान को भर सकते हैं? बिल्कुल। अब जब जब इसके मान को भरेंगे तो चलिए, अब यहाँ से हमारा शर्त निकल के आया। अब यहाँ से एपी की वैल्यू खोजिए जरा। एपी देखिए क्या लिखा है सर, ए से लेके पी तक हमारे पास क्या है? M1 है। इसमें भी आप लिख सकते थे, कोई बात नहीं। तो हमारे पास ये मान M1 और बीपी कितना है दोस्त? M2 बराबर ए आर। ए आर देखिए कहीं नाम लिखा है सर, ये लिखा है ए आर की वैल्यू क्या है? x माइनस x1। क्या है? x माइनस x1 बटे पी क्यू। पी क्यू सर यहाँ लिखा है जिसका मान है x2 माइनस x। ठीक है, अर्थात x2 माइनस x बराबर पी आर। पी आर अगर कहीं देखें तो सर पी आर हमारे पास ये दिख रहा है, और इसका मान है y माइनस y1, y माइनस y1। बिल्कुल क्लियर। अब आगे हम चले बीक्यू की तरफ, तो बीक्यू देखिए कहाँ लिखा है सर? बीक्यू ये लिखा है, अब बीक्यू का मान आया y2 माइनस y। क्या आया दोस्त? y2 माइनस y। यही हमारे पास समीकरण बनकर तैयार हो गया। किसके हिसाब से सर? ये दो त्रिभुज समरूप होने के प्रकार से। ठीक है, तो जब कभी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का रेशियो यानी अनुपात नियत होता है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग चलेंगे। अब बताएं अगर दोस्त कि यहाँ से सर हमको देखने से ये पता चल रहा है कि यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही समीकरण में दो दो बराबर चल रहे मान, यानी तीन राशियां आपस में बराबर है। तो कभी भी अगर तीन राशि मान आपस में बराबर है तो उनमें से कोई भी दो मान बराबर बराबर लेकर के क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी अब तीन गो मान बराबर है तो कोई दूठो भी मान तो बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। अब उसी प्रकार हम मान को लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आप इसको अच्छे तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। आगे कैलकुलेशन हम उसका लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर जगह नहीं मिल पाएगी तो हम लोग इधर बात करेंगे, इसको हम लोग इरेज करेंगे। ठीक है, मान सब हम लोग भर दिए हैं, इसी समीकरण को बस हल करना है। ये सब मान कैसे कैसे लिए गए इसके बारे में अच्छा से वीडियो को एक बार रोकिए, जहां कंफ्यूजन होता है फिर से बैक आइए, पुनः देखते हैं, देखिए और समझ करके आगे बढ़िए। नहीं समझ में फिर बैक आइए।
दूरी कहाँ से ली जा रही है, कहाँ से कहाँ तक नाम भरा जा रहा है। देखिए नाम दोस्त आप कोई भी भर सकते हैं, जो नाम भरेंगे वो मान लिखेंगे वैसा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करें, हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए अब यहां से अगर हम बात करें दोस्त, तो हमारे पास वही एक समीकरण बन के आया समरूप त्रिभुज की। अब समरूप त्रिभुज से एक समीकरण बन के आया जिसमें कि 2 मान है 3 मान के साथ बराबर, यानी 3 मान अगर बराबर है तो कोई भी मान लेंगे लिखेंगे, अर्थात उसके बाद आगे का केस दोस्त हम क्या लेकर चलते हैं, पहले दो अनुपातों को m1 बटे अनुपात m2 बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x लेने पर, यहाँ लिख दीजिएगा दोस्त, यानी इससे हम लोग लेकर के काम चला रहे हैं, इससे हम लोग मान निकालेंगे ये 2 मान को, यानी इसको इसके साथ। अब दोस्त अगर हम ये देखें कि सर हमारे पास जो भी बटा का केस आया है, एक मान इधर है एक मान उधर है और परिमेय मान है यानी बटा है, तो कोई भी बटा मान होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तिर्यक गुणा। तो हम क्या करेंगे, m1 का गुणा x2 के साथ करेंगे, तो m1 x2 माइनस m1 x बराबर, सर हमारे पास क्या होगा, m2 का गुणा करेंगे, बिल्कुल m2 x माइनस m2 x1। बात क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। और जैसे ही बात क्लियर होती है दोस्त, हमें क्वेश्चन का उद्देश्य क्या था, हमें क्वेश्चन का उद्देश्य था कि दो किनारे बिंदु दिए गए हैं, उन दोनों बिंदु के मध्य में, मध्य यानी बीच में कहीं भी, बिल्कुल बीच बीच नहीं, उसके अंतर यानी अंदर कोई एक बिंदु P था जिसका मान हम लोग x का मान y लिए थे। ठीक, अब उसी बिंदु का मान हमें बताना था, x और y का, अर्थात हमें मान निकालना x का, न कि x1 और x2 का। x1 x2 तो दोनों किनारे थे, ध्यान दीजिएगा, जिसका मान निकालना आप उसका मान निकालेंगे। तो मान हमारे पास निकालना x का, एक x यहाँ वाला दिख रहा है, एक x यहाँ दिख रहा है, तो दोनों x को दोस्त एक साथ करते हैं। अब ये वाला देख रहे हैं माइनस है तो इसको भेज दीजिए उधर प्लस में, और जो उधर माइनस है इसको भेज दीजिए इधर प्लस में। तो यहाँ हो जाएगा m1 x2 और उधर से आएगा तो प्लस m2 x1 बराबर हमारे पास होगा m2 x प्लस उधर जाएगा m1 x। अब यहाँ से हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर, अगर इस दोनों में देखें तो x दोनों में है, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा m2 प्लस m1। तो हम m1 को दोस्त पहले लिख दे रहे हैं और m2 को बाद में, प्लस के आगे पीछे क्रम विनिमय नियम पालन करता है योगफल। अब अगर हम x का मान निकालें तो क्या ये मान इसके नीचे चला जाएगा, बिल्कुल, अर्थात m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 बराबर के x। ठीक है, अब दोस्त अगर हम यहाँ से देखें तो सर x का मान निकल के आ गया, बिल्कुल, आप x को LHS में लिख लीजिएगा, इसको RHS में, और दोस्त यही एक फार्मूला x का निकल के आया, कैसे कि जो भी सर x का मान है वो आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 धन m2। क्लियर है, हाँ सर, m1 के साथ अगर x वाले को मान लिया तो x का, लेकिन दोस्त हमको क्या निकालना है सर, x और y दोनों, क्योंकि हर एक बिंदु में x और y दोनों होता है, तो x का मान निकल गया, तो दोस्त अब हम y के मान को निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। अब जो m1 बटे m2 है इसको एक बार इसके साथ भी लगा के मान निकालेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुनः m1 बटे m2 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y लेने पर। क्लियर, अब ये भी दोस्त हमारे पास बटा का केस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान निकालेंगे। अब यहाँ m1 का गुणा करेंगे तो m1 y2 माइनस, गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस m1 y बराबर m2 गुणा करेगा ऊपर तो m2 y माइनस m2 y1। ठीक है, अब दोस्त हमें मान चाहिए y का, y1 और y2 तो किनारे थे, वो तो किनारे बिंदु देगा। अब हमें मान चाहिए y का, तो y यहाँ है और यहाँ है, दोनों को एक साथ लगा के बाकी को हटाइए, तो ये माइनस वाला उधर और ये माइनस वाला इधर, यानी m1 y2 और उधर से आएगा तो m2 y1 बराबर इधर हो जाएगा m2 y प्लस m1 y। ठीक है, अब दोनों में अगर हम देखें तो सर दोनों में इधर y है, कॉमन ले लेंगे। ठीक, बिल्कुल कॉमन लेंगे, चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से अगर देखें तो ये मान चल रहा है m1 y2
प्लस M2Y1 बराबर, अगर दोनों में y कॉमन ले लेंगे तो M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब M1 को पहले लिख दिया, M2 को बाद में क्रम से होने। हमें मान किसका निकालना है, y का, तो y कहाँ जाएगा सर, इसके नीचे, अर्थात M1Y2 प्लस M2Y1 बटे हमारे पास M1 प्लस M2, और उधर क्या निकल के आया दोस्त, y। यही क्या निकल के आया, फार्मूला किसका सर, x और y का मान निकालने के लिए। दोस्त इस फार्मूला को बहुत बेहद याद रखे रहिएगा, इस पे बात आगे बनेगी, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखें कि दो बिंदुओं को अंदर, अंत माने अंदर, अंत विभाजित बिंदु का जो निर्देशांक आया वो x का मान निकालने के लिए M1 x2 M2 x1 M1 M2 दिख रहा है। तो याद रखिएगा दोस्त, पढ़ने में थोड़ा उटपटांग लग रहा है, उटपटांग नहीं है, एक ट्रिक हम समझाते हैं आपको जिससे कि मान जल्दी याद होगा, ठीक है। क्या, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर x का मान निकालना है, ठीक, तो M1 M2 तो सर रेशियो था, जो दोनों रेखा को काट, दो रेखा को दो भागों में काटा था। तो याद रखिएगा x का मान निकाल रहे हैं, तो पहला m यानी पहले अनुपात M1 के साथ दूसरा x, और दूसरे अनुपात के साथ पहला x, क्या M1 M2 क्या था, रेशियो था, तो पहले अनुपात के साथ दूसरा गुणा प्लस दूसरे अनुपात के साथ पहला गुणा बटे दोनों अनुपात का योगफल, यानी पहला अनुपात प्लस दूसरा। ठीक उसी प्रकार अगर y का मान देखें तो, अब y का मान अगर निकाल रहा है, y का मान दिया है, तो सर पहले अनुपात के साथ दूसरा y लगा है और दूसरे अनुपात के साथ पहला y लगा है बटे M1 धन M2, यानी दोनों में सेम प्रोसेस का पैटर्न दिख रहा है कि जिसका भी मान हम निकालना चाह रहे हैं x का, तो पहले अनुपात के साथ दूसरा x प्लस दूसरे के साथ पहला, यानी अल्टरनेट, अनुपात पहला तो x दूसरा, अनुपात दूसरा तो x पहला, बटे जो होगा दोनों का अनुपात योग। उसी तरह y का मान निकालने के लिए पहले अनुपात के साथ दूसरा y और दूसरे अनुपात के साथ पहला y जुड़ेगा बटे दोनों अनुपात का योग हो जाएगा। ये दोस्त क्या है, तर्क है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेंगे, ठीक, और इसको एक बार दो बार पढ़िए, अच्छे से जरूर याद आ जाएगा, ठीक है। हम दोस्त इसको मिटाते हैं और चलते हैं वाह की तरफ, क्या चलते हैं, वाह की तरफ, ठीक है। तो वाह वाले में दोस्त होगा क्या, अब इतना प्रोसेस उसमें भी करना होगा जितना हम लोग इसमें किए, तो आपको हम इतना नहीं करेंगे, आपको शॉर्टकट में समझा देते हैं, ठीक उसी प्रकार आप चाहे तो कर सकते हैं। ये वीडियो बड़ा थोड़ा लंबा हो जाएगा उसको भी प्रूव करने में, लेकिन दोस्त नियम कानून वही होगा। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ध्यान दीजिए दूसरा पैटर्न जो था वाह अंतःखंड था, और ये हो गया वाह खंड सूत्र, यानी रेखा को बाहर काटने वाला। जैसे हमारे पास एक बिंदु ए यहाँ है, एक बिंदु बी यहाँ है, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों जो बाहर कट रहा है, ठीक है, ये बिंदु हमने पी यहाँ का है, बिल्कुल। अब इस बिंदु का निर्देशांक हमारे पास x1 कामा y1 दिया है, इस बिंदु का निर्देशांक देगा आपको x2 कामा y2, और जो बिंदु है दोस्त उसका मान निकालेंगे तो x कामा y मान लिए। बिल्कुल, करना क्या होगा, करना यह है कि दोस्त जो बिंदु है उससे हम लोग क्या किए थे, अंतःखंड में दोनों तरफ की दूरियां नापे थे, यानी दोनों बिंदु की दूरी डिनोट किए थे। तो हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से इसकी दूरी M1 है, और यहीं से दोस्त क्या करेंगे, इसकी भी तो दूरी नापेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ से इसकी दूरी क्या है, M2 है, या इसको M2 कहिए, इसको M1 कहिए, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बाह्य खंड कटने का रूप कुछ इस प्रकार होता है कि रेखा होगी, उसके बाहर कोई बिंदु होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो फार्मूला x का और y का मान निकल रहा है वही फार्मूला जो अंतःखंड का है उसी रूप में आएगा, उसी पैटर्न पूरे से आएगा। आप चाहे तो उसको कर सकते हैं, लेकिन आप उसी प्रकार काम हम करेंगे। यक्स का मान निकालने के लिए दोस्त क्या रूल होता है, पहले अनुपात के साथ दूसरा यक्स और दूसरे अनुपात के साथ पहला यक्स बटे M1 धन M2 था, यही ना था। तो दोस्त याद रखिएगा जो अंतःखंड का फार्मूला आया था वही हमारा वाह्य खंड का फार्मूला है, बस जहां वो प्लस था यहाँ ये माइनस हो जाएगा, यानी इन्हीं के बीच में अगर माइनस का फार्मूला लग रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाह्य खंड। ये हो गया यक्स का मान। और दोस्तों y का मान निकालने के लिए पहले अनुपात के साथ दूसरा y माइनस दूसरे अनुपात के साथ
पहली वाई दूसरे अनुपात के साथ पहली वाई बटे m1 माइनस m2। ठीक है, ये वाह्य खंड का फार्मूला दोनों निकल के आ गया। ठीक है दोस्त, बस आपको दोनों अंतः खंड का क्या था, अंतः खंड का भी एक बार हम लिख देते हैं इधर कि सर जो अंतः खंड था x का मान निकालने के लिए पहले m के साथ दूसरा x धन दूसरे m के साथ पहला x बटे m1 धन m2, और जो y का मान निकल के आया था वो हमारे पास आया था पहले अनुपात के साथ दूसरा y धन दूसरे अनुपात के साथ पहला y बटे m1 धन m2। यानी अंतः खंड में हमारे पास दोस्त प्लस का फार्मूला वही आया था और वाह्य खंड में आ गया माइनस का। जब हम प्रूव करेंगे तो इसको आप अपने से कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। खैर क्वेश्चन में आपका सिर्फ और सिर्फ सूत्र से काम है, याद रखने से कैसे आया ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन दोस्त अगर कोई भी फार्मूला है तो उसको आप जरूर डिराइव करिए और वो आया कैसे, क्या भरोसा टीचर आपको सही बता रहा है गलत बता रहा है, क्या ये सही ही है, आप उसका जांच कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। अब हम एक एग्जांपल लगाते हैं दोस्त, इसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, क्लास चलेगा। चलिए अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एग्जांपल में एक प्रश्न ही उठा लेते हैं दोस्त, और ये प्रश्न है, ध्यान दीजिए, हाँ प्रश्नावली 7.2 का है। किसका है दोस्त, प्रश्नावली 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। दोस्त दो बिंदु है, एक बिंदु को मान लेते हैं ए, इसका निर्देशांक 1, 7 यहाँ चल रहा है। एक बिंदु यहाँ पे है बी जिसका निर्देशांक आपका 4, -3 है, और इसको काटने वाला रेखा का अनुपात जो है वो 2:3 है। कितना है, 2:3 है। अब दोस्त बात ये फंस रही है कि सर क्वेश्चन में तो कहा ही नहीं कि अंतः खंड की वाह्य खंड, तो कौन सा खंड निकालेंगे। तो याद रखिएगा दोस्त, जब भी प्रश्न में कभी जिक्र न करे कि अंतः खंड निकालना है कि वाह्य खंड निकालना है, तो याद रखिएगा आपको हमेशा अंदर की ही बात निकालेंगे। अंतः खंड ही अगर वाह्य खंड का है निकालना होगा तो प्रश्न में जरूर जिक्र करेगा कि वाह्य खंड, तो इसमें नहीं कहा है। अंतः खंड हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु P है, इसका निर्देशांक जो चल रहा है इसका निर्देशांक x, y है, और इधर का दूरी दोस्त अनुपात दिया है आपको 2:3, यानी एक तरफ की दूरी 2 है और दूसरे तरफ की दूरी 3 है। फिगर कुछ इस प्रकार ही आपको बनाना है कि दो बिंदु किनारे के दिए रहेंगे। ठीक है, दोनों के अंदर एक बिंदु खोजना है जिनका रेशियो भी हमको पता होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3, ये बात दिया है। x1 x2 क्या है सर, दोनों किनारे के बिंदु है। लिखेंगे बात, लिख दीजिए हिंदी नहीं सीधे फार्मूला लिखिए, ए बी के अंतः विभाजित बिंदु, क्या दोस्त, अंतः विभाजित बिंदु किसके निर्देशांक, P के निर्देशांक हम खोजने जा रहे हैं कि जो ए बी है उसके अंदर कोई बिंदु कटा है, उसके अंदर के बिंदु P का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक कोई भी निर्देशांक होगा तो उसमें x होगा या y होगा। x का मान निकालने के लिए क्या दोस्त फार्मूला आया था, पहला m दूसरा x धन दूसरा m पहला x बटे m1 धन m2, यही फार्मूला है दोस्त। पहले अनुपात के साथ दूसरा, दूसरे अनुपात के साथ पहला, x का मान निकाल रहे हैं तो x लगाइएगा, y का मान निकाल रहे हैं तो y निकालिएगा, y लगाएंगे। पहला अनुपात क्या है दोस्त, 2। आप कहेंगे सर x1 x2 किसको कहेंगे, तो दोस्त पहले बिंदु में पहला x पहला y रखिएगा, दूसरे बिंदु में दूसरा x दूसरा y, a वाले को पहला और b वाले को दूसरा। तो हमारे पास x2 है, दूसरा बिंदु मिलेगा 4 प्लस m2 अनुपात क्या है, दूसरा अनुपात सर 3, x1 क्या था सर माइनस का 1 बटे अनुपात क्या चल रहा है सर 2 धन 3। अब यहाँ से अगर कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे तो 2 चौका 8, 3 में गुणा 1 का करेंगे तो माइनस के 3 आएगा, क्या आएगा दोस्त माइनस के 3 बटा के 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 से 3 जाएगा 5, 5 बटे 5, और ये दोस्त कट जाएगा तो कितना आया 1, यानी जो x का मान चल रहा था वो हमारे पास दोस्त 1 आया। आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं, क्लियर है, बिल्कुल।
अब क्या करेंगे सर, जब x का मान निकल गया तो y का मान निकालेंगे, बिल्कुल। अब हमने डिवाइड लगा दिया इधर। अब दूसरी तरफ लिखेंगे, अगर आपके पेज में नीचे जगह होगा आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। अब y का मान निकालने के लिए दोस्तों क्या होगा, वही बात, पहले m के साथ दूसरा y धन दूसरे m के साथ पहला y बटे m1 धन m2। अब y का मान हम निकालना है, पहला अनुपात क्या था सर 2, y2 क्या दूसरा बिंदु कितना चल रहा है सर -3, प्लस m2 क्या है 3, गुणे y1 क्या है पहला अनुपात सर 7, गुणा करेगा बटे दोनों का योग, ठीक है बिल्कुल। अब 2 में 3 गुणा करेगा माइनस के साथ तो -6, 3 में 7 गुणा करेगा तो 3 7 21 बटा का 3 2 5, और यहाँ से अगर मान दोस्त देखें तो -6 से अगर 21 को निकालेंगे तो 15 बटा 5 और ये कट जाएगा तो y बराबर 5 3 15, यानी y का मान क्या इतना आ गया 3। तो क्या दोस्त हमको इसी बिंदु P का मान बताना था, बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे अतः P के निर्देशांक, किस बिंदु के निर्देशांक बताने जा रहे हैं, P जो निकल के आया x का मान 1 और y का मान 3, यही दोस्त हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर यही y कहा होता तो फार्मूला माइनस में निकालते, ठीक है। तो दोस्त उम्मीद है कि आपका फार्मूला का डेरिवेशन और ये लास्ट में एक प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 जो 7.2 का है, इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग मान निकाले, ठीक है। तो आप प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, इसके प्रक्रिया जितनी भी बताई गई अच्छे से समझिएगा, गारंटी है कि आपको कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो न समझ में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में इस पे आधारित क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आपको क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए, जिससे कि इस क्लास का सभी को लाभ पहुंच सके, ठीक है। यानी सभी व्यक्ति, सभी भाई बहनों को ये सब क्लासें देखने को मिले। तो सभी लोग एक बार जरूर शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न के साथ। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।